Welcome in this session. In last lecture, we have discussed parallel projection, and in parallel projection, we have also discussed axonometric projection. Now, today we have discussed multi-view, multi-view parallel projection, and then we start discussing about perspective projection. First of all, we have start discussion from multi-view parallel projection. Multi-view parallel projection है वो कैसे काम करता है, पहले हम इस चीज को देखेंगे और उसके बाद हमने जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे डिस्कशन करना है। जो मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप, फ्रंट और साइड व्यू अगर हमें लेना हो तो वहां पे हम मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। यानी अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। It is easy to measure the dimension of object directly. These view play a very important role in engineering drawing and architecture plan. जो हमारा मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन है, इससे हम जो डायमेंशंस हैं ऑब्जेक्ट की वो इजीली मेजर्स कर सकते हैं, और साथ में जो है जो हमारा व्यू होगा वो सेम साइज का होगा जितना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग और ड्राइंग और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि किस तरह का हमें ये व्यू दिखाई देगा। अब हम उसकी बात करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके लिए जो हमारे सर्फेसिस तैयार होंगे वो हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का फिगर बना रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट का जो फिगर जब हम बना लेंगे उसके बाद उसके अपने व्यू जो होंगे उनकी हम बात करेंगे। ये हमारी कोई मशीन है, ठीक है, और ये हमारा एक इसका दूसरा साइड है। ये दो साइड है इसके। इस तरफ हमारे पास एक सर्कुलर फिगर है, और यहाँ पे आपने बना लिया है क्रॉस सेक्शन, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक फिगर और है हमारी इसी के साथ एसोसिएटेड एसोसिएटेड है चलेंगे नहीं, कोरोना प्रोजेक्ट से डेड बॉडी भी घर वाले से दूर से किया गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसके लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनी है, ठीक है। अब अगर इसका हम व्यू की बात करें तो एक व्यू हमारा बनता है ये वाले साइड का अगर हम व्यू लें तो मैं इसको फ्रेम के अंदर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका फ्रेम है तो ये हो गया, यानी ये राइट साइड व्यू है। एक हमने जो इसका फोटो खींचा हुआ है इसका नाम हम प्रोफाइल लिख रहे हैं ताकि दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे इसे डिफर कर सके, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ से इसको हमें एरो से कनेक्ट करेंगे, सॉरी इस साइड से करेंगे इसको कनेक्ट, और ये हो गया आपका राइट साइड में, राइट साइड व्यू। नेक्स्ट जो है ये टॉप एक प्रोफाइल इसका वो क्रिएट करेंगे इस साइड से, और इस प्रोफाइल का नाम रखेंगे, ये भी प्रोफाइल है,
ये हॉरिजॉन्टल साइड है हमारी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल साइड होगी, कनेक्ट कर दिया। एक इस साइड का भी हमने इसका प्रोफाइल लेना है, इस तरफ का भी एक प्रोफाइल लेंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम फ्रंट साइड। ये आपका, सॉरी नीचे जाना पड़ेगा, शेयरिंग की, तो ये है आपकी फ्रंट साइड। इसको यहाँ से कनेक्ट, यानी ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके हमने तीन अलग अलग साइड से प्रोफाइल एक्सेस कर ली, और ये हम कर सकते हैं मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन। यानी एक अगर ऑब्जेक्ट के हम कई सारे प्रोफाइल निकाल के अलग अलग एंगल से उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तब हमें बना लेना पड़ेगा उसका मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन। यानी कहने का मतलब है, एक ही अगर आपका रूम है, उसे अलग अलग साइड से हम फोटो खींचते हैं, तो जो वो फोटो आएंगे वो मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन कहलाएंगे, जिससे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन हेल्प अस टू verify the dimensional more effectively than other projection। आपके जितने भी दूसरे प्रोजेक्शन है उनसे बेटर काम करेगा ये। उसकी साइड को अगर हमने एनालिसिस करना हो, डायमेंशन को देखना हो, तो मल्टी व्यू पहला प्रोजेक्शन द बेस्ट चॉइस among all choices। Next we have an oblique parallel projection। We have discussed the in last lecture that parallel projection can be divided into two parts। One is ऑर्थोग्राफिक, सेकंड इज ओब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में फिर हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, एक तो एक्सोनोमेट्रिक और दूसरा मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन। मल्टी व्यू पैरेलल प्रोजेक्शन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोनोमेट्रिक पैरेलल प्रोजेक्शन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसी को फिर एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शंस है, इसको फिर फर्दर हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। नाउ अब वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन। ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन जो है, हमारा जो है, जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ना होके किसी और एंगल से हम इसको अपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि हमारा ऑर्थोग्राफिक में हमेशा पैरेलल होगा। यानी हमारा जेड कोऑर्डिनेट है वो ऑक्सीडेट होगा ऑर्थोग्राफिक में, जबकि ओब्लिक में हम उसको अपने ऑब्जेक्ट की डेप्थ रिकॉग्नाइजेशन में यूज करेंगे। So that we can say oblique projection have their projection that are not perpendicular to the projection plane। अगर हमारा प्रोजेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, देन वी हैव oblique project parallel projection। there are two common oblique parallel projection। जो हमारे oblique parallel projection है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है कैवेलियर एंड नेक्स्ट इज कैबिनेट पैरेलल प्रोजेक्शन। जो कैवेलियर प्रोजेक्शंस हैं, वह इसको इजीली अगर हम समझें, जब हम किसी और एंगल से अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है सेम साइज का दिखता है, सेम लेंथ का दिखाई देता है, देन कैविलियर पैरेलल प्रोजेक्शन वहां पे परफॉर्म हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम लेंथ as in our image of the object has the same length as an object, then this is under the Cavalier parallel projection। अगर हमारा ऑब्जेक्ट में लेंथ में डिफरेंस नहीं आ रहा है, then we can say it is a Cavalier parallel projection। The line perpendicular to the projection plane are preserved in length that is L is equal to 1। इसको मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझा देता हूँ कि होगा क्या।
ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर में ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्शन में जो लेंथ है वो प्रिजर्व हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हम एक सबसे पहले क्यूबॉइड बनाने वाले हैं। क्यूबॉइड, ये आपका जो है क्यूबॉइड है। ठीक है, इस क्यूबॉइड में ये आपकी लेंथ होगी और ये इस साइड से हमने इसको कनेक्ट कर लिया। ये सरफेस है हमारी जिसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है, लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि उस सरफेसिस को हम रिकॉग्नाइज कर सके। ये हमारा फ्रंट लेंथ है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ है। और अगर हमारा प्रोजेक्टेड जो सरफेस है, यानी ये जो हमने फोटो हमने जो है प्रोजेक्टेड जो इमेज बनाई उसकी जो लेंथ यहाँ है, उतनी ही लेंथ अगर आपकी इस साइड में भी है, सेम लेंथ है यहाँ पे, तो देन ये हम कह सकते हैं ये कैविलियर पहला प्रोजेक्शन है। यहाँ पे जो जितनी ये फ्रंट लेंथ दिखाई दे रही है उतनी ये लेंथ दिखाई दे रही है, ये तब कहलाएगा कैविलियर पहला प्रोजेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है जिसमें गिवन एल इज इक्वल टू 1, यानी एल का मतलब है लेंथ, जो प्रिजर्व हो रही है वो लेंथ 1 होगा। इसी को अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। जेड में देखिए हमेशा हमने कोस फाई और साइन फाई यूज किया हुआ है, यानी ये डेप्थ प्रिजर्वेशन के लिए किया हुआ है। तो जो जो लास्ट वाला लाइन है ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बनाता है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई को, यानी आपका 1 होने का मतलब क्या है, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो एक्स है वही बनी रहेगी, जो वाई है वही बनी रहेगी। और ये जेड हमारा चेंज हो गया है, जेड में अगर 1 यहाँ होता तो उसका मतलब जेड हमारे फिगर में लाई करता है कोस फाई और साइन फाई का मतलब है ये करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करेगा। रेदर देन यहाँ पे अगर 1 होता इसके अलावा तो हमारा जेड एक्सिस भी अवेलेबल रहता हमारे फिगर में, यानी हमारा ऑब्जेक्ट 3D होता। क्योंकि जेड 0 हो गया यहाँ, तो उसका मतलब जेड हमारा खत्म हो चुका है प्रोजेक्टेड इमेज से। बट यहाँ हमने कोस फाई और साइन फाई लिखा हुआ है। कोस फाई का मतलब है इसका इफेक्ट जेड का आपके एक्स एक्सिस पे पड़ने वाला है, वाई पे पड़ने वाला है, यानी डेप्थ प्रिजर्वेशन में यूज होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैबिनेट पैरेलल प्रोजेक्शन। लाइन परपेंडिकुलर द प्रोजेक्शन प्लेन्स आर हाफ देयर ट्रू लेंथ दैट इज एल इज इक्वल टू 1/2। सेम वही एस्पेक्ट है, बस अंतर इतना है कि हमारा जो इमेज है उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। यानी हमारा ये सामने वाला ये वाला जो सरफेस है ये प्रोजेक्टेड सरफेस है और ये ओरिजिनल सरफेस है, सामने वाला सरफेस है, इससे लेंथ हाफ हो चुकी है आपकी, L/2 हो चुकी है आपका। ये लेंथ है जो ये एल लेंथ का और इसकी प्रोजेक्टेड इमेज इससे हाफ हो चुकी है। सेम मैट्रिक्स वही है, इसका भी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए हमने मैट्रिक्स यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि इसको एक ही मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स यूज होने वाला है। बट अंतर क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो इमेज है उसमें लेंथ एल ना होके L/2 हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले वाले फिगर में ये लेंथ प्रिजर्व होगी, लेंथ यहाँ पे भी एल है और इधर भी एल है। जबकि नेक्स्ट जो हमारा कैबिनेट पहला प्रोजेक्शन है, इट विल रिड्यूस द लेंथ बाय हाफ so that our length be now become L/2। इस तरीके से हम ये कैबिलियर पैर अगर हमारा लेंथ हम रिड्यूस कर रहे हैं प्रोजेक्शन के बाद तो कैबिनेट, और लेंथ प्रिजर्व कर रहे हैं तो कैबिलियर, अदर देन ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक में तो प्रिजर्व होती। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आता है मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। जो भी मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ कि जो हमारा जो जेड एक्सिस है इट विल हेल्प अस टू प्रिजर्व द डेप्थ, जो हमारी डेप्थ है उसको प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करेगा।
इफ द व्यू प्लेन इज प्लेस एट जेड पी, ये जेड पी लोकेशन पे है हमारा व्यू प्लेन, और हमारा जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और ये व्यू प्लेन पे आता है, व्यू प्लेन पे बन जाता है एक्स जेड, यहाँ से गायब हो गया है, और जेड इसमें काम कर रहा है कोस फाई और साइन फाई के लिए यूज हो रहा है, यानी जो डेप्थ है व्यू प्लेन में वो यहाँ आएगा या व्यू प्लेन पे इस लोकेशन पे बनेगा, वो उसकी वैल्यू जो जेड है उस पर डिफर करता है। अगर एक नया पॉइंट हो यहाँ जिसकी जेड इससे ज्यादा होगी तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा अंदर डेप्थ, कम वाला होगा तो वो यहाँ लाई करेगा, यानी ये हमारा जेड भी एक्सिस है जो हमें उसकी लोकेशन बताएगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा वो इस साइड में बढ़ता चले जाएगा डेप्थ रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें डेप्थ रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन। जो ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन की ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या कैसे हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं ये एक व्यू प्लेन, ये हमारा व्यू प्लेन है। ठीक है, इस व्यू प्लेन पे हमारा कोई भी पॉइंट दिखाई देगा हमें, ये व्यू प्लेन है, यहाँ से हमने बना लिया, ये हो गया आपका वाई पी, और इस साइड से इसके बराबर से निकालेंगे सीधे यहाँ, ये एक्स डायरेक्शन हो गया आपका, और ये इधर जाके नीचे की तरफ ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन, यानी ये जेड भी है, ये जेड भी वेक्टर पोजीशन से इसलिए वी बोल रहे हैं इसको, और ये आपका हो गया वाई भी वेक्टर वाई, यानी एक्सिस ना बोल के व्यू प्लेन है क्योंकि ये इसलिए इसको वेक्टर बोल रहे हैं। वाई वेक्टर वाई वाई ऑन द व्यू प्लेन, जेड वेक्टर जेड ऑन द व्यू प्लेन, और ये हो गया आपका एक्स भी एक्स वेक्टर मीन एक्स एक्सिस ऑन द व्यू प्लेन। अब एक हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे है जो पॉइंट, ठीक है, इसको हमने जैसे प्रोजेक्टेड किया तो ये इस जगह पे आ जाता है पॉइंट। ठीक है, अगर ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन ना हो, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, अगर ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन ना हो तो ये पॉइंट आता आपका एक इस जगह पे, बट ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन है क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है हमारी लाइन, तो वो जो शिफ्टिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है इसमें, और ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। कहने का मतलब जो डिफरेंस है वो ये है, तो इससे एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल को हम एनालिसिस करेंगे और अपना जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एक्स, और इसके बाद ये वाई, और ये आपका जेड। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए हमारे एक्स वाई जेड, और इसके बाद यहाँ पे बनता है प्रोजेक्शन प्लेन पे, ये ओरिजिनल पॉइंट है एक्स पी, प्रोजेक्टेड जो पॉइंट है वो ये है एक्स पी कोमा वाई पी, और ये जो एक्स और वाई है परपेंडिकुलर होता तो हमारे एक्स वाई पे बनते, और बन यहाँ रहे हैं, आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है इससे, जो जेड के रेस्पेक्ट में एक लाइन और खींच देते बराबर में, और ये है यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाई, यानी फाई एंगल प्रोड्यूस हो रहा है बीच में। ठीक है, और ये जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, ये भी फाई होगा, ट्रांवर्सल है ये पैरेलल लाइन इसके लिए जो है ये क्या है ट्रांवर्सल है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये एल है,
इसको इसको यहाँ से यहाँ तक जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ये एक्स पी और वाई पी के लिए प्रोजेक्टेड जो पॉइंट है एक्स पी इजिकल टू इक्वल है जेड नहीं, जेड जैसा लग रहा है तो इसको हटा रहा हूँ। एक्स पी इजिकल टू एक्स प्लस एल कोस, और ये हो गया आपका पाई। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से और ये कैसे करना है आपको याद। देखो थोड़ा सा हम पीछे चल जाते हैं। ये रहा cos फाइव साइन फाइव, ये एल, ये हमारा लाइक एग्जिस्ट करता है कहाँ, एक्स पे, और ये कहाँ साइन कहाँ एग्जिस्ट करता है वाई पे। इसीलिए हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो चेंजेस है उनको जो अगर हम शो करेंगे तो वहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स इजिकल टू ये लेंथ है जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ, ये जो लाइन हमने डाली है इसकी लेंथ, और cos फाइव ऐसे ही वाई की जो हमारा प्रोजेक्टेड प्लेन है वाई की इजिकल टू ये हो गया आपका वाई प्लस एल साइन, एल साइन फाइव। ठीक है, ये बन गया आपका। और जो एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो जो भी एंगल है अल्फा एंगल, जो जो हमारा ये एंगल है फाई, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक हम इसको जेड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ जो जेड कोऑर्डिनेट है इससे हमारा जो है प्रिजर्व होता है, लेंथ निकलती है। यानी हमारा अगर हम बात करें लेंथ की, कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है एल डिपेंड ऑन द एंगल फाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, लेंथ एल डिपेंड ऑन द एंगल एंड जेड कोऑर्डिनेट। जो ये एंगल है इसके बीच में यहाँ जो एंगल है उस पे और जेड कोऑर्डिनेट इस पे से निकलता है। यानी अगर हम इस एंगल को, यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है इसको और जेड कोऑर्डिनेट को यूज कर लें तो हमें जो है ये लेंथ का पता चल जाएगा। यानी टेन एल्फा, सॉरी टेन एल्फा इक्वल टू जेड बाई एल, ये बन जाएगा। और यहाँ से हमारा एल अगर हम निकाल लें तो एल इक्वल टू जेड बाई टेन एल्फा आएगा, और वन ये हो गया टेन एल्फा, वन बाई टेन एल्फा को लिखते हैं एल वन जेड एल वन, ये हो गया आपका एल। ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, यानी आपकी जो वैल्यू हो जाएगी अब एक्स पी इजिकल टू एक्स पी इजिकल टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा प्लस लगा कर जेड, अंदर लिखो एल वन और यहाँ लिखो फोर, ये हो गया फाइव। ठीक है, ऐसे ही हमारा वाई पी निकलेगा, वाई पी इजिकल टू वाई प्लस ये होगा जेड, अंदर लिखो एल वन
और यहाँ लिखो साइन, और ये हो गया 5। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसी से हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर से थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और इसको मैट्रिक्स के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैट्रिक्स यहाँ बना दें। फाइनली जो हमारा मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 1 0 L1 4। तो ये पाई एंगल है, तो हमारा यहाँ पर पाई आएगा, थीटा लिखा हुआ है तो थीटा आएगा। और ये होमोजेनस बनाने के लिए ये 0, ये 1, L1 sin पाई 0। इसके बाद यहाँ पे जेड है, जेड क्योंकि डेप्थ में यूज हो गया, और उस डेप्थ को हमने एक्स और वाई के साथ इंक्लूड कर लिया, तो जेड का यूज नहीं है, तो जेड 0 कर लिया हमने। और होमोजेनस बनाने के लिए 0 0 0 एंड 1। इस तरीके से ये हमारा ऑर्थोग्राफी ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का भी अगर मैथमेटिकली हम इक्वेशन की बात करें तो बहुत सिंपल होता है। इसको ही मैं बना रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी हम अभी कंप्लीट कर सकें, ठीक है। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे व्यू पे बन रहा है, व्यू प्लेन पे छोटा बनेगा, ठीक है। और आगे चल के ये लाइन किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी, ये इधर से और ये इधर से, और इस पॉइंट को कहेंगे प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा हो गया पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्रोजेक्टेड इमेज है। बट हमारे पास क्या होता है इसमें कि हमारी जो लाइन जो है, लाइन ऑफ द साइड जो है, वो एक जगह पे जाके किसी पर्सपेक्टिव रेफरेंस पॉइंट पे, प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे इसका छोटा सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे जाने के बाद बहुत दूर तक देखते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें वो लाइनें जो पटरी हैं रेल की, वो मिलती हुई दिखाई देती हैं। उसका रीजन क्या है कि वो पॉइंट हमारा प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट है, यानी वहाँ पर हमारी जो इमेज है उसके बाद वो 0 पर पहुंच गई है, यानी अब हम जो है उससे आगे नहीं देख सकते। तो प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट वहाँ है जहाँ पे हमारा व्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें हमारे एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट और जेड पॉइंट कैसे वर्क करेंगे, तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं।
मैथमेटिकल इंडक्शन में शो करना पड़ेगा कि एक्स डैश जो है, एक्स डैश इजिकल टू होगा आपका, ये होगा एक्स माइनस एक्स यू, और जो ये यू पॉइंट है वो 0 से 1 के बीच में वर्क करता है, एक्स माइनस एक्स यू। ठीक है, ऐसी हमारा वाई डैश है। अभी बता देता हूँ मैं थोड़ी देर में, पहले इसको लिख लेते हैं फिर बता दूंगा कि एक्स क्या चीज है। ठीक है, वाई माइनस वाई यू, और ये आपका हो गया जेड डैश इजिकल टू जेड माइनस जेड माइनस जेड पी आर पी आर पी, प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। ये जो ये है व्यू प्लेन, और इस प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट की कितनी दूरी है, इनको दोनों को माइनस करके इस जेड में से घटा देते हैं, और जो ये u है उसकी वैल्यू होगी 0 से 1, और ये डिफर करता है डिवाइस पे, जिस डिवाइस के थ्रू हम फोटो खींच रहे हैं उस उसका अगर u 1 के नजदीक होगा तो उसका प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट दूर होगा, यानी दूरबीन की जो क्षमता है या लेंस की जो रेंज है वो इस u से डिफर कैलकुलेट की जा सकती है। यानी ये एक कांस्टेंट है जो डिवाइस पे डिफर करता है, और u की जो वैल्यू है वो क्या होगी, u इजिकल टू जेड वी पी माइनस जेड वी पी माइनस जेड, और डिवाइड बाई जेड पी आर पी माइनस जेड। इस तरीके से कंप्यूट की जाएंगी वैल्यू, जिसका ये रेफरेंस पॉइंट दूर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ से कंप्यूट हो जाएगी। वैल्यू रखने के बाद प्रोजेक्शन प्लेन माइनस जेड, और जो ये ऑब्जेक्ट है आपका इसकी व्यू प्लेन से कितनी दूरी है वो भी घटेगी यानी प्रोजेक्शन व्यू प्लेन और प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट इनका डिफरेंस जो होगा फिर उसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जितनी इसकी वैल्यू कम होगी यू की, उतना ज्यादा माइनस की वैल्यू कम होगी, और हमारा उतना ज्यादा एक्स यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये है, इस ऑब्जेक्ट को मैं जीरो, यहाँ क्यों ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो गया, क्योंकि वो 0 पे पहुंच गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब हम दूर तक देख सकते हैं, 1 किलोमीटर के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर बड़ा दिख रहा है तो वहां हम देख सकते हैं। और ये एक्स यू की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी माइनस, यानी लेंथ एक्स की घटने वाली है, उतनी वाई की लेंथ घटने वाली है। यानी ये जेड पी आर पी माइनस जेड से जितनी कम ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी, यू की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी कम होगी उतना हमारे लिए व्यू बेटर होगा। ये आपका हो गया पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है।